नमस्कार साथियों, मैं पंकज। अगर आप सीटेट की परीक्षा देने वाले हैं या सीटेट की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि सीटेट में प्रीवियस ईयर के प्रश्न काफ़ी मायने रखते हैं। तो इससे पहले भी हमने काफ़ी सारा प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का सेट लगाया हुआ है अपने चैनल पे, जो आपके 2021 में हुए थे ऑनलाइन मोड में। तो आप वहाँ से वो जाके सारा देख लीजिएगा। इस वीडियो में हम 27 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुए थे उसके अंतर्गत बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण प्रश्न आए थे उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, क्योंकि ये प्रश्न अगर आप एक बार देखे रहेंगे तो आपके सामने इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आएगा तो आप आसानी से कर लेंगे। तो आइए यहाँ पे प्रश्नों को देखते हुए चलते हैं। तो पहला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा है इसमें बच्चों के संदर्भ के विकास के अंतर्गत आता है। आपको ये बताना है बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आता है। केवल गुणात्मक परिवर्तन आता है, केवल मात्रात्मक परिवर्तन, गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन दोनों आता है। तो आप देखेंगे कि और ऑप्शन इसमें देखने की ज़रूरत ही नहीं है। जहाँ पे गुणात्मक और मात्रात्मक परिवर्तन दोनों की बात कही गई तो आपका यही विकल्प हो जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे कि जो परिवर्तन होता है गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों तरह से होता है। तो आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पूछा है। जहाँ पे भी सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल पूछे तो अगर आपसे उसमें लिखना दिया हो तो लिखना ही हो जाएगा, क्योंकि जो लिखना है आपका वो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल के अंतर्गत आता है। तो इसमें आपका विकल्प ये सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है बच्चे के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है। आपको ये बताना है कि तो आप आपके ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे दिए हुए हैं। पहला कि किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। उसके बाद आइए अगले विकल्प को देख लेते हैं। गर्भाधान से जन्म तक का विकासात्मक चरण, शैशवावस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था के पारगमन का विकासात्मक चरण। उसके बाद किसी व्यक्ति के अंत स्राव में हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ाई की है, टॉयवर्ड का भी वीडियो देखा है और थोड़ी सी जानकारी रखते हैं, बेसिक जानकारी रखते हैं, तो आप देखेंगे कि इसमें आप ऑप्शन आसानी से पकड़ लेंगे। इसमें आपका ऑप्शन पहला दिया हुआ है किसी व्यक्ति में विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। तो आपका इसमें यही विकल्प सही होगा। तो इस प्रकार से आपको विकल्पों को छांटने और विकल्पों को समझने आना चाहिए, तो आप सीटेट की परीक्षा आसानी से क्लियर कर जाएंगे। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि समकक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है। आपको ये बताना है कि जो समकक्षी आपकी कक्षा होती है, उस समूह होता है, उसके संदर्भ में आपका क्या सही है। तो आप देखेंगे कि पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसके बाद दूसरे विकल्प में देखेंगे दिया हुआ है बच्चे के समाजीकरण में उनकी कोई भूमिका नहीं होती है। तीसरा विकल्प देखेंगे बच्चे के समाजीकरण में उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है। यह द्वितीयक समाजीकरण कारक नहीं होता है। तो इसमें भी अगर आप ऑप्शन सही से पढ़ेंगे तो ऑप्शन पढ़ने पे ही आपको समझ में आ जाएगा। तो आप देखेंगे कि बच्चे के द्वितीयक समाजीकरण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो आपका पहला ही विकल्प दिया हुआ है तो वो इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है इसमें कि इनमें से कौन उप अवस्था लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आता है। तो आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे पहला विकल्प दिया हुआ है अनुदेशन उद्देश्य एवं आदान प्रदान। उसके बाद दूसरा विकल्प देखेंगे सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। उसके बाद अनुबंधन नैतिकता एवं अधिकार व कानून का दिया हुआ है सामाजिक सरोकार व आत्मबोध। आपको इसमें बताना है कि आपका इसमें कौन सा विकल्प सही होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि आपका सामाजिक सरोकार एवं आत्मबोध जो चौथा विकल्प में दिया हुआ है वही सही हो जाएगा। तो इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे कि समायोजन घटित होता है जब। आपको वही बताना है। तो आप के ऑप्शन दिए हुए यहाँ पे बच्चे अपने अनुभव को वर्तमान स्कीमाओं में सम्मिलित करने के लिए उनका रूपांतरण करते हैं। तो उसके बाद आप देखेंगे बच्चे अपने वर्तमान स्कीमाओं में परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। तो अब आपके आगे इससे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे एकदम सटीक आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बच्चे अपने वर्तमान जो स्कीमा है उसमें परिवर्तन करके नए अनुभवों से अभिप्राय को समझते हैं। तो आपका विकल्प इसमें यही सही हो जाएगा।
आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है कि एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं, जिनमें से 4 लाल और 12 नीले रंग के होते हैं। जब बच्चे से पूछा जाता है कि क्या नीले फूल अधिक हैं या लाल फूल अधिक हैं, तो बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक हैं। जीन पियाजे के अनुसार इसका अभिप्राय है कि बच्चा अभी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है। किसकी दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, तो आप ऑप्शन देख के ही इसमें भी पकड़ लेंगे। श्रेणीबद्ध वर्गीकरण होता है, श्रेणीबद्ध वर्गीकरण अभी नहीं कर पा रहा है बच्चा, तो इसलिए वो यही दक्षता को दर्शाता है। तो विकल्प आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर एवं सहारा देकर अध्यापन कराती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है, आपको बताना है कि लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। कि उसके बाद आप देखेंगे कि दिया हुआ है जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर आधारित है। उसके बाद आपका दिया हुआ है कि लेव वैगोस्की की सामाजिक संस्कृति विकास के सिद्धांत पर। उसके बाद हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत पर आधारित है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे बात आ गई है सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन कराती है। तो यह क्रिया आपके लेव वैगोस्की का जो सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत है उस पर ये आधारित है। तो आपका इसमें विकल्प ये सही हो जाएगा। ये अगले प्रश्न को देख लेते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे कि आपके सीटेट में बनते हैं। तो प्रश्न ये आपके सारे काफ़ी प्रीवियस ईयर के प्रश्न महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रगतिशील शिक्षा में पाठ्यचर्या के उद्देश्य को महत्व देते हैं, आपको वही बताना है। रटन स्मृति, उसके बाद आप देखेंगे सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन, उसके बाद प्रत्यास्मरण, सतत अभ्यास एवं ड्रिल। तो आपको इसमें बताना है, तो आप ऑप्शन देख के ही पकड़ लेते हैं, लेंगे समझ लेंगे। आलोचनात्मक चिंतन ही इसमें विकल्प होगा, तो आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक भावनाओं को पहचानने में और उनके प्रयोग करने, अपने आचरण को दिशा देने में योग्यता से संबंधित है, आपको वही इसमें बताना है। तो इसमें देखिएगा अंतर्वैयक्तिक बुद्धि दिया है, अंतःवैयक्तिक बुद्धि दिया हुआ है, आपके भाषात्मक बुद्धि दिया है, उसके बाद प्राकृतिक बुद्धि दिया है। तो हार्वर्ड गार्डनर आप देखेंगे अंतःवैयक्तिक बुद्धि की बात करते हैं, तो आपका विकल्प इसमें 2 सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कथन निष्कर्ष से भी 1 से 2 प्रश्न आपके हर शिफ्टों में देखने को मिलेंगे। तो कथन निष्कर्ष को आप एक बार अच्छे से जब तक समझेंगे नहीं, तो इसमें आपका प्रश्न गलत हो जाएगा। तो आप इसे एक बार अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आप देखेंगे आपके बार बार बनते हैं। तो देखेंगे कथन में दिया हुआ है, कक्षा में प्रिंट समूह वातावरण का सृजन बहुत महत्वपूर्ण है, आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपका ये कथन सही है। आइए तर्क में देख लेते हैं। तो उपकारी वातावरण भाषा विभाग में अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप देखेंगे कि ये भी आपका ये दोनों कथन सही है, लेकिन वही आप आगे इसमें बात करेंगे तो देखेंगे कि ये जो है, जो आर वाला है, जिसकी तर्क में दिया हुआ है उपकारी वातावरण भाषा की अर्थपूर्ण भूमिका निभाता है, तो इसी के अंदर ये वाला आपका पहला जो कथन है निहित हो जाता है। तो इसमें आपका यही विकल्प सही होगा कि ए और आर दोनों सही है। ए आर ए की सही व्याख्या करता है, तो इसमें विकल्प आपका इस प्रकार से ये सही हो जाता है। आइए वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे वहाँ पे पूछा है कि शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए होता है, जबकि शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभावों के लिए होता है जिससे कि एक विशिष्ट संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है, आपको वही इसमें बताना है। आप देखेंगे कि पहला आपके ऑप्शन दिया हुआ है जेंडर व लिंग, दूसरा आप देखेंगे जेंडर व लैंगिकता दिया हुआ है, तीसरा जेंडर व लिंग दिया हुआ है, लैंगिकता व जेंडर दिया हुआ है। तो आपको इसमें यही बताना है। तो आप देखेंगे कि इसमें जेंडर और जो लिंग और जेंडर दिया हुआ है, तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे बहुभाषिकता कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको ये बताना है कि बहुभाषिकता कक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है। तो आप देखेंगे पहले विकल्प आपका दिया हुआ है, स्कूल को केवल उसी
छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन का पालन व समाप्त कर सके, तो ये आपका विकल्प होगा नहीं, पढ़ने से आपको पता चल जा रहा है। उसके बाद दूसरे विकल्प में देखेंगे, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उन भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग करने से उन्हें आसानी है। तो आप पढ़ने से ही पता चल जा रहा है कि आपका ये विकल्प सही होगा, आगे ऑप्शन देखने की जरूरत नहीं है, आपका विकल्प यही सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानवीकृत परीक्षाओं के संदर्भ में सही है। मानवीकृत परीक्षा के संदर्भ में आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, यह छात्रों को अभिसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, वे मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं, ये अधिगमकर्ताओं की अक्षाओं और विविधताओं पर आधारित विभिन्न विधियों का प्रयोग करते हैं, वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न गति से सीखते हैं। तो आपको यही बताना है कि इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि इसमें आपका जो दूसरा विकल्प दिया हुआ है कि वे मूल्यांकन जो सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित हैं, तो आपका विकल्प इसमें आप देखेंगे कि यही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से यही मानवीकृत है, मानवकृत पूछा है तो आपका मानवकृत यही हो जाएगा। तो ये विकल्प आपका सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को अब देखते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, आपसे पूछा है, निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है, आपको वो बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, देखेंगे, सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं, बच्चों की संप्रदाय बुद्धि की नियमित आप देखेंगे प्रलेखीकरण, उसके बाद आपके मानवीकृत परीक्षण, केवल प्रत्यास्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी, आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, पढ़ के विकल्प ही आपको समझ में आना चाहिए। बच्चों के संप्रत्यय बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण, आपका यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे प्रीवियस ईयर में आए हैं और इस वर्ष भी आपको ऐसे ही प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आप एक बार देख लीजिएगा, देख लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों के उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया को व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया के संदर्भ में यह तकनीक क्या है, आपको वही बताना है। आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिया हुआ है, अर्थहीन है। उसके बाद आप दूसरा विकल्प देखेंगे, कभी कभार ही इस्तेमाल की जानी चाहिए। उसके बाद अधिगम की गति को बाधित करेगी। उसके बाद देखेंगे अधिसंज्ञानात्मक कौशल के विकास में मददगार साबित होगी। तो आप यहाँ पे भी विकल्प पढ़ने से ही आपके पता चल जा रहा है, समझ में आ जा रहा है। इसमें जो आपका अधिसंज्ञानात्मक कौशल है उसी के विकास में मददगार साबित होगी, विकल्प आपका चौथा सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है, समावेशी शिक्षा किस विद्यार्थियों के लिए अधिक उपयुक्त स्तर माना जाता है, आपको इसमें यही बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला सृजनात्मकता दिया हुआ है, सृजनात्मक दिया हुआ है तो ये भी सही है आपका। स्वलीन दिया हुआ है तो स्वलीन भी आता है, ये भी सही है। अधिगम विकार भी आपका सही है। उपयुक्त स्तर पूछ रहा है तो ये भी है। उसके बाद मानसिक रूप से चुनौती, तो आपका ये भी इसमें जिसमें चारों दिया होगा वही आपका सही होगा। तो आप देखेंगे कि चौथे विकल्प में आपका चारों आंसर दिया हुआ है, तो आपका इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों और शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित करता है या फिर उल्टा कर देता है, तो वो कहलाती है, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे तो पहला दिया हुआ है वाचन वैकल्य, उसके बाद स्वलीनता दिया हुआ है, अधिगम असहायकता दिया हुआ है, उसके बाद देखेंगे अवधान न्यूनता अतिक्रियाशील विकार दिया हुआ है। तो आपको यही बताना है कि इसमें आपका कौन सा विकल्प सही होगा। तो आप देखेंगे कि वाचन वैकल्य से जुड़ा हुआ है, तो इसमें आपका पहला ही विकल्प सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि बिंदु अपने आप से परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए बहुत उत्साहित है। बिंदु अपने आप के परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए काफ़ी उत्साहित है और वह मौलिक एवं अभिसारी समाधानों को खोज कर लाती है। ये गुण किसकी ओर संकेत करता है, आपको वही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला ऑप्शन दिया हुआ है स्व केंद्रीयता, उसके बाद सृजनात्मकता, उसके बाद बाह्य अभिप्रेरणा, उसके बाद संज्ञानात्मक विलंबता। अब आप देखेंगे कि आपके ऊपर प्रश्न में दिया हुआ है अभिसारी चिंतन, और अभिसारी चिंतन दिया हुआ है ऑप्शन में। अब आपके सृजनात्मकता हो तो आपका विकल्प वही सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका इसमें विकल्प 2 सही हो जाएगा।
आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी। आपको ये बताना है आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त होगी। तो पहला आपका ऑप्शन देखेंगे दिया हुआ है बड़े प्रिंट पर छपी पुस्तकें, उसके बाद त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, उसके बाद देखेंगे छोटे प्रिंट वाले कार्य पत्रक, उसके बाद जो देखेंगे सॉफ्टवेयर जो किसी मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तन करते हैं। आपको यही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि आपका दिया हुआ है पहला तो होगा नहीं छपी बड़ी पुस्तकें, क्योंकि आप देखेंगे कि वो दिखेगा नहीं दृष्टिबाधित को। तो त्रिआयामी आपका जो दिया हुआ है मानचित्र चार्ट, तो आपका इसमें आप देखेंगे कि आपका विकल्प 2 इसमें सही होगा। उसके बाद आप देखेंगे उसके बाद आपका दिया हुआ है चौथा में आपका तीसरा छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक होगा नहीं। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो मूल पाठ को वाक्य में परिवर्तन करते हैं, तो ये आपका विकल्प इसमें सही होगा। और उसके बाद आप देखेंगे कि बड़े प्रिंट पर छपी पुस्तकें, ये भी इसमें आपका हो सकता है, क्योंकि बड़े प्रिंट पर छपी रहेगी तो हाथों से उसके छूकर उसका एहसास कर लेते हैं। तो आपका इसमें पहला और दूसरा और चौथा इसमें सही हो जाएगा। तो जिसमें आपका ऑप्शन ये दिया हो तो आप देखेंगे कि दूसरा में ही दिया हुआ है, तो दूसरा आपका विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि कक्षा में बच्चों के अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्न में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है। इसमें आपका प्रभावशाली नहीं है अर्थात आपका नेगेटिव में पूछा, आपको वो बताना है। आप देखेंगे कि पहला आपका ऑप्शन दिया हुआ है इसमें संप्रदाय नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, तो ये आप देखेंगे कि आप ये पॉजिटिव है, आपका ये विकल्प होगा नहीं। आपका दूसरा देखेंगे बच्चों के स्मृति सहायक विधियों और अखंडीकरण के उपयोग की सीख, ये भी आपका पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव आपका होगा नहीं। उसके बाद बच्चों के प्रश्नों के उत्तर की निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, तो आप देखेंगे निष्क्रियता की जहाँ पे भी बात की जाए और निष्क्रिय ही आपका प्रश्न पूछा है, तो आपका यही इसमें सही हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा सवाल प्रतीकात्मक ज्ञान से संबंधित है। आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि पहला दिया हुआ है अमेरिका की राजधानी क्या है। उसके बाद आप देखेंगे मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है, ये प्रश्न है। आपको ये बताना है कि प्रतीकात्मक ज्ञान से संबंधित आपका कौन सा इसमें प्रश्न है। उसके बाद अगले प्रश्न में देखेंगे 3 अंकों वाली संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की परिभाषा आप बताइए, आपको यही इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि 3 अंकों की संख्याओं को जोड़ने का तरीका क्या है, यही आपका प्रतीकात्मक ज्ञान से संबंधित है। तो आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा होनी चाहिए। आप देखेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति से प्रश्न आपके बनते हैं। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का हमने सेपरेट वीडियो एक डाला हुआ है, तो आप वो वीडियो देख लीजिएगा, आपके सारे डाउट वहाँ पे ख़त्म हो जाएंगे। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं वेधन और अभ्यास पर आधारित, उसके बाद अन्वेषण प्रेरित खोजमुखी, उसके बाद पाठ्य पुस्तक एवं शिक्षा केंद्रित। तो शिक्षा केंद्रित की बात करिए वो होगा नहीं, परीक्षा के लिए सीखने की ओर उन्मुख आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आपको इसके हिसाब से बताना है कि कौन सा आपका विकल्प सही होगा। तो परीक्षा की ओर उन्मुख ही नहीं करना है, ये भी आपका विकल्प इसमें नहीं होगा। आवेदन पर आधारित, ये भी आपका नहीं होगा। तो अन्वेषण और खोजी उन्मुख, आपको विकल्प देख के ही समझ में आ जाना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका विकल्प 2 इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम को श्रेष्ठ परिभाषित करता है। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की ओर श्रेष्ठ परिभाषित करता है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन दिए हुए हैं अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने का सीमित है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका दूसरा विकल्प दिया हुआ है कि अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारियों को सम्मिलित करता है। तो आप देखेंगे कि सार्थक अधिगम का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण पूछा है, तो इससे सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कुछ हो नहीं सकता। तो आपका विकल्प आपका दूसरा है इसमें सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें ये सही है आपका।
आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है, आपको वही बताना है इसमें। तो इसमें देखेंगे प्रकार्यात्मक स्थिरता कहलाता है, उसके बाद अनुक्रिया समुच्चय कहलाता है, अनुरूप चिंतन कहलाता है, साधन लक्ष्य विश्लेषण कहलाता है। आपको इसमें यही बताना है इस प्रश्न में कि वो क्या कहलाता है। तो आप देखेंगे अनुक्रिया जो आपका समुच्चय दिया हुआ है, तो आपका दूसरा विकल्प इसमें सही होगा। तो आइए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है, एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है, आपको वो बताना है। किस उपागम का उपयोग हो रहा है वही आपको इसमें बताना है। तो व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी। उसके बाद आप नीचे देखेंगे, आपसे पूछा प्रतिवादक। तो आपको इसमें बताना है कौन सा होगा। तो इसमें आप देखेंगे कि संरचनावादी की बात इसमें कही गई है, तो इसमें संरचनावादी ही हो जाएगा। विकल्प पढ़ के ही आप समझ सकते हैं, तो इसमें आपका ये विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में देखेंगे, अगले प्रश्न में आपसे पूछा है, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसके लक्ष्य के आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंचा जा सकता है, क्या कहलाती है, आपको वो बताना है। अब पहला ऑप्शन आपका दिया है अनुरूपक, उसके बाद फस्यगामी कार्यकारी युक्ति, उसके बाद कलन विधि, उसके बाद श्रवण सहायक विधि। तो आप देखेंगे कि फस्यगामी कार्यकारी युक्ति, क्योंकि पीछे जाके उसको हल करने की बात कही जा रही है, तो आप ऑप्शन पढ़ के भी इसको पकड़ सकते हैं। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, पूछा है आपसे कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो आपको वही बताना है कि जब बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए। उसके बाद देखेंगे उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक कि वे गलती करना छोड़ न दे। उसके बाद आप देखेंगे अगले ऑप्शन में आपका दिया हुआ है कि उन्हें कक्षा में एक अलग खंड में बैठाना चाहिए। शिक्षक को, आप देखेंगे अगले ऑप्शन में, शिक्षक को बच्चे की सोचने समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए। तो आपका यही विकल्प इसमें सही हो जाएगा। आप इसे आंसर को पढ़ते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए पॉजिटिव। और उसके बाद भी आप देखेंगे कि इसमें चौथा विकल्प इस तरह से इसमें सही हो जाएगा। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है, एक शिक्षक अपने छात्रों को सिखाने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकता है, आपको वो बताना है। दुनिश्चितता और भय पैदा करके, उसके बाद प्रतिस्पर्धा परीक्षण द्वारा, उसके बाद देखेंगे व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें सहयोग करके, उसके बाद वास्तविक इनाम जैसी टॉफी देकर। तो आपको इसमें यही बताना है कि कौन सा विकल्प आपका इसमें सही होगा। तो आप देखेंगे कि व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करके उन्हें सहयोग करके, तो आपका विकल्प इसमें तीसरा सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी इसमें ये सही है। आइए वही अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछा है कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है, आपको वो बताना है। अवधान कहलाती है कि प्रत्यास्मरण कहलाती है कि रटना कहलाता है, यह अधिसंज्ञान कहलाता है, आपको यही इसमें बताना है। तो यह अधिसंज्ञान के अंतर्गत आता है, तो आपका विकल्प इसमें ये सही हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला और अंतिम प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे सॉरी, आपके प्रश्न खत्म हो गए। तो इस प्रकार से है ये। आप देखेंगे कि प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को आप एक बार बस देखे रहेंगे, आपके सामने से गुजरा रहेगा, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा। तो इन सारे वीडियो को हमने जो इससे पहले प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का सारा वीडियो डाला हुआ है, तो आप देख लीजिएगा, आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए प्रीवियस ईयर के प्रश्नों को लेकर। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, धन्यवाद।